हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस में आने वाला एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक अभिरुचि। अब मानसिक अभिरुचि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि लगभग 13 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोगों को वन बाय वन कवर करना है। और वन बाय वन कवर करने के साथ साथ हमको ध्यान देना है कि मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम लोग हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डिस्कशन करने के बाद जो हमारा अगला काम होगा कि हमें देखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, इन सभी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी एसआई का या यूपी कांस्टेबल्स का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी यूपी की एक वैकेंसी और आई है जिसमें आपने ओ लेवल का भी सर्टिफिकेट मांगा है। 927 वैकेंसीज हैं टोटल। तो इन सभी चीज़ों में जो एक कॉमन पार्ट्स आता है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, यानी कि मानसिक अभिरुचि का। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट लीजिएगा, यानी कि जनहित याचिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर? जनहित याचिका के बारे में। उसके बाद दूसरा जो पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि जो दूसरा चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका नाम होगा कानूनियों शांति व्यवस्था। और तीसरे पार्ट्स की बात करें यानी कि थर्ड पार्ट्स की बात करेंगे तो कौन सा पार्ट्स होगा? सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाएगी। और जो चौथा पार्ट्स होगा वो अपराध नियंत्रण की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? अपराध नियंत्रण की। यानी कि चौथा चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अपराध नियंत्रण। और पांचवा चैप्टर की बात किया जाए तो हमारे पास कौन सा पढ़ा जाएगा? अनुकूलन की क्षमता, यानी कि अनुकूलन की क्षमता की बात की जाएगी यहाँ पर। फिर हम लोग सातवां टॉपिक्स की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक सूचना। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? व्यवसायिक सूचना। और आठवां टॉपिक की बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसी सिस्टम, यानी कि जो पुलिस प्रणाली है, यानी कि जो पॉलिसी सिस्टम है हम लोगों को पूरा डिस्कशन करना है और देखना है कि एक्चुअल में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। उसके बाद से आगे हम लोग अगर हम बात करें तो नौवां टॉपिक होगा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, यानी कि इस समय पर जो हमारे पास पुलिस मुद्दे चल रहे हैं या पुलिस की बातें की गई हैं या कानून व्यवस्था की बात की गई है, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद से अगर हम 10वें पार्ट्स की बात करें तो व्यवसाय के प्रति रुचि, यानी कि ये जो व्यवसाय होते हैं उसके प्रति कैसी रुचि होगी, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद से आगे हम लोग देखें तो मेंटल थॉट्स, यानी कि मानसिक दृढ़ता की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसिक दृढ़ता में कैसे हमारे पास चैप्टर आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरा पूरा। यानी कि अगर हम ध्यान से समझें और अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकारियों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल मेंटल एबिलिटी में 13 टॉपिक्स होते हैं जिसे हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन डिस्कस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है जनहित याचिका। पहला चैप्टर कौन सा होगा सर? जनहित याचिका, यानी कि पीआईएल। पीआईएल क्या होता है कि पीआईएल एक्चुअल में एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम रिट दायर कर सकते हैं। रिट दायर करने के लिए हम पीड़ित के पक्ष की तरफ से नहीं, लेकिन हम पीड़ितों के लिए कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? जनहित याचिका। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल्स कैरियर्स हैं इसमें ये बहुत कारगर हैं, जैसे कि 3 तलाक, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसमें हमारे पास जनहित याचिका की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आइए हम लोग जानते हैं कि जनहित याचिका क्या होती है और कैसे इसे हम लोगों को पढ़ना होता है। तो जनहित याचिका या लोक हित का अर्थ जो है उसको हम समझते हैं तो जनसाधारण की भलाई अथवा जनता के हित का काम। ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो जनहित या लोकहित का मतलब होता है कि ऐसा काम जो जनसाधारण यानी कि जो आम पब्लिक है उसके लिए हम भलाई का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले कपिल हिगलोनी जी ने हुसनैरा खातून मामले में पटना में जो एक हुआ था जिसमें से 40,000 लोगों को रिहाई की मांग की गई थी, तो ऐसा सब जनहित याचिका हम लोग जारी करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्री लोक संघ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। लोक संघ हो ने अपनी पुस्तक सार्वजनिक नीति
और सार्वजनिक हित में तर्क दिया है कि सार्वजनिक हित का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। कैसा मूल्यांकन करना है सर? निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इसके लिए सार्वजनिक हित के प्रतिनिधि व्यक्तियों को पूर्व कल्याण के रूप में, कैसे पूर्व कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी घटना में सार्वजनिक हित के काम के मुद्दों की एक विशाल श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जिन्हें लोग आमतौर पर कॉरपोरेट मान लेते हैं। यानी कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनहित में हम लोग यूज़ करते हैं, और जनहित याचिका को दायर करते समय हमें इन इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, और इन इन मुद्दों पर हम लोग रेट दायर कर सकते हैं और सरकार से जानकारी मांग सकते हैं न्यायाधीश के माध्यम से। तो दो जगहों पर अगर हम बात करें तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका किया जाती है। यानी कि उच्च न्यायालय और जो सबसे ऊपर वाला न्यायालय होता है जो दिल्ली में है, उसमें अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर ये रेट्स क्या की जा सकती हैं, दायर की जा सकती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि जनहित में काम करने वाले मुद्दों से संबंधित क्षेत्र कुछ निम्नलिखित हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र होता है एड्स एंड HIV की बात की जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके के मुद्दों पर भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। पशु मुद्दे पर, कला एवं मनोरंजन पर, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मूवी रिलीज होती है, लोग कह देते हैं कि यह मूवी समाज के हित के लिए नहीं है, तो रेट दायर करते हैं। उसके बाद से जो मूवी मेकर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना पक्ष देते हैं, और उसके बाद से मूवी रिलीज हो सकती है। अब अगर हम दिवालियापन या ऋण है, किसी के पास कोई दिवालिया हो गया, ऋण हो गया, तो उस पर भी रेट क्या की जा सकती है, दायर की जाती है। फिर अगर अब हम बात करें व्यापार और आर्थिक मुद्दे पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। बच्चे, युवाओं, नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए हम अगर हमारे कहीं पर भी अधिकारों का हनन हो रहा है और इन हनन को स्वीकार करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिट बना सकते हैं। ऊपर से उसके बाद हम बात करें संचार, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनीज हैं वो हम लोगों का हनन कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के रेट बनाकर डालते हैं। उसके बाद उपभोक्ता है, आपराधिक है, मृत्युदंड है। अब मृत्युदंड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग मृत्युदंड से समझने का मतलब तो पर यह है कि मृत्युदंड में ऐसा होता है कि ज़्यादातर जब लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और सेल्फ की इच्छा से मृत्यु चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दों पर भी कभी कभी रेट दायर किया जाता है और वो रेट मिलती है। यानी कि विकलांगता है, घरेलू हिंसा है, आर्थिक विकास है, शिक्षा है, बुजुर्ग हैं, पर्यावरण उपयोगिता है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास इसके दायरे में आती हैं। अब अगर हम बात करें खेत है, प्रवासी श्रमिक है, पहला संशोधन है, उसके बाद समलैंगिकता है, उभयलिंगी है, ट्रांसजेंडर है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे गवर्नमेंट्स ने यह बात कह दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से समलैंगिक संबंध बना सकता है, उसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दो लोग अपनी मर्जी से इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करें सरकारी जवाबदेही के कानून है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें सरकारी जवाबदेही होगी और सरकार को बताना होगा कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है वो पीएम केयर फंड को रद्द करने की बात की गई है। किसकी बात की गई है कि पीएम केयर फंड को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, उसका हिसाब दिया जाए। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए भी सरकारी जवाबदेही और कानून की बात की जाती है। सुधार भी ऐसे बल है, स्वास्थ्य चिकित्सा है, यानी कि अगर कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि चिकित्सा की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी लोग रिट क्या कर देते हैं, दायर कर देते हैं। उसके बाद मानव अधिकार है, अब बेघर आवास है, अप्रवसन शरणार्थी है, जैसे कि अभी आप लोग ने देख रहे थे कि मुद्दा चल रहा था कि हमारे पास जो हमारे आवास हैं वो क्या कर देते हैं, निकाले जा रहे हैं। अभी आप लखनऊ में भी एक मुद्दा चल रहा था जिसमें अकबरपुर में बहुत सारे लोगों के मकान खाली कराए जा रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने सामूहिक रूप से एक रेट दायर की कि नहीं, हम लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, लगभग 50 से 60 सालों से रह रहे हैं, हमारे मकान खाली नहीं किए जाने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में आपको डेट होगी और उसमें आपसे सुनवाई होगी। बौद्धिक संपदा, किशोर रक्षा की बात की गई है, श्रम रोजगार, नगर पालिका कानून और भी बहुत सारे हैं, मूल अमेरिका जनजाति कानून है, व्यक्तिगत बोध, चिकित्सा, कटावर उत्पादन, दायित्व और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गरीबी है, सार्वजनिक रक्षा है, कानूनी सेवा है, कैदी मुद्दे हैं, संपत्ति, अचल संपत्ति है, नस्लीय जाति हैं, अधिकार हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, प्रजनन संबंधी मुद्दे हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य नियंत्रण है, प्रजनन संबंधी
मुद्दों की बात की जाए तो प्रजनन संबंधी मुद्दों में आप लोगों ने देखा है कि कुछ इस तरीके के मुद्दे होते हैं, जैसे कि आप लैंगिकता की जांच नहीं करा सकते हैं, और अगर कोई करा रहा है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। तो ये कुल मिलाकर सीधी सी बात समझिए कि जो जनहित याचिका है या पीआईएल है, यह वास्तविकता में सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के लिए यूज की जा सकती है। इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू किया गया और उसके लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो आपने देखा कि कर है, व्यापार है, संक्रमणकालीन है। जैसे कि अभी संक्रमणकालीन चल रहा था न्यायालय, तो कोविड-19 में आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों ने रेट दायर की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सफाई वालों के लिए कुछ मुद्दे दिखाए गए और उस मुद्दों के तहत ही बहुत सारी बातें हुई थी। अब हम बात करें तो आपने देखा कि न्याय और संपदा है, वित्त है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों को हम लोगों ने क्या किया है, जानकारी ली है, और इन सभी मुद्दों पर पीआईएल हम क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछा जाएगा कि कौन से नीचे निम्नलिखित टॉपिक हैं या कौन से निम्नलिखित मुद्दे हैं जिनमें पीआईएल यूज नहीं किया जा सकता या पीआईएल यूज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरीके के मुद्दे हैं, और महिलाओं के भी मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जनहित कार्य करते समय कई बार जनहित होकर कई मामले उठाई जाती है, और जनहित याचिका की आने के बाद जनहित या लोकहित के मामलों में स्पष्टता और बढ़ी है तथा लोगों को इस पर विश्वास बढ़ा है। लोगों का इस पर क्या किया है, विश्वास बढ़ा है, और हमें इन सब सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो हाँ, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है मुद्दा। तो सबसे पहली बात अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा जनहित याचिका। जनहित याचिका होती क्या है? सबसे पहली बात है कि जनहित याचिका पीआईएल मानव अधिकार और समानता के आगे बढ़ाने का व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो किसकी की गई हैं, सार्वजनिक। यानी कि अगर हम बात करें तो पब्लिक के थ्रू जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग ये सारी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग पीआईएल का उपयोग करते हैं। पीआईएल का उपयोग हमेशा हम लोग सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर के लिए ही हम कर सकते हैं। अब भारत के पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो पूर्व न्यायाधीश हैं पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनहित याचिका का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो उसका नाम होगा पीएन भगवती। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा रहा है कि जो जनक हैं यानी कि पीएन भगवती क्या है, जनक हैं किसके, जो हमारा पीआईएल है यानी कि जनहित याचिका है, उसको सबसे पहले यहाँ पर पीएन भगवती ने ही इसको आगे बढ़ाया था। क्लियर है मेरी बात? माना जाता है, कहा जा सकता है कि 1970 के दशक में, कब सर, 1970 के दशक से 1980 के दशक में इसकी अवधारणा क्या हो गई, पक्की हो गई। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले जो मामला आया तो वो 1970 से हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये एक्चुअल्स में जो लिया गया था, ये जो पीआईएल की जो जनहित याचिका की जो अवधारणा थी वो हमने कब ली थी सर, 1960 में। और कहाँ से ली है, अमेरिका न्याय शास्त्र से। कहाँ से ली है सर, अमेरिका न्याय शास्त्र से। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके। तो मैंने बताया कि सबसे पहले अगर हम जनक की बात करें तो हमारे पास कौन है सर, पीएन भगवती। तो जनक हमारे पास कौन से हैं सर, पीएन भगवती हैं, और उसकी जो अवधारणा है वो 1970 से 1980 के दशक के बीच की रखी गई थी। हमें इस बात को ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने सबसे पहले जनहित याचिका शब्द जैसे का शुरुआत कहां पर हुआ, तो अगर हम बात करें तो अमेरिका न्यायशास्त्र में कब किया गया था, 1960 में। कब किया गया था सर, 1960 में। अब अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए कोर्ट में जनहित याचिका क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। किसके हित में, लोगों की भलाई के लिए। तो जो सबसे पहला मुद्दा था तो आपको ध्यान रखना है किसकी भलाई के लिए, तो अगर अब हम बात करें तो लोगों की भलाई के लिए। पर्सनल के लिए पीआईएल नहीं होता, पीएलआई लोगों के लिए होता, पब्लिक के लिए होता है। अब केस में आतंकवाद, बंधुआ मजदूरी, एसिड अटैक, प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरणीय दुर्दशा, निर्माण संबंधी रिस्क को कुछ नाम दिया जा सकता है। यानी कि हमारे पास क्या हो सकता है, आतंकवाद, बंधुआ मजदूरी, एसिड अटैक, प्रदूषण, सड़क, या बहुत सारे लोग बंदी हैं, इन सभी पर हम लोग रिट दायर कर सकते हैं। या सरकार बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं दे रही, या बहुत सारे लोगों के एक साथ घर खाली
है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी रिट्स बना सकते हैं हम लोग। अब या बात करें तो जनहित याचिका 1976, कितना 1976 में मुंबई के कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामला, कौन सा सर, पहला जो था वो कौन सा था सर, अब्दुल थाई मामले में शुरू हुई थी। यानी कि सबसे पहले 1976 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अब्दुल थाई, और उसने क्या किया, कामगारों को बनाकर उसने अपनी पहला यानी कि पहली जो थी पीआई का एल का मामला दिया। अब देखिए हुसैन खातून बना बिहार राज्य 1979, तो सबसे ज्यादा जो पीएन भगवती जी थे वो 1979 में चर्चा में आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मामला था वो हुसनैरा खातून ने किया था, और उसने कहा कि जो बिहार में 40,000 लोग जो हैं जो 40,000 लोग हैं वो एक्चुअल में कहाँ हैं, बंदी बने हुए हैं। कितने लोग सर, 40,000 लोग बिहार की जेलों में बंदी बने हुए हैं। इन 40,000 लोगों के लिए उसने एक पीआईएल दर्ज किया, और पीआईएल जब दर्ज किया तो वहां पर एक व्यक्ति आई जिसका नाम था, जो वकील थी जनहित याचिका में, अगर अब हम बात करें तो उसका नाम था कपिला हिंगो रानी। क्या नाम था सर, अगर मैं यहां पर बात करूं, कपिला हिंगो रानी, क्या नाम था इसका, हिंगो, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा, यहाँ लिख देता हूँ, कपिला हिंगो रानी। अब अगर हम बात करें तो कपिला हिंगो रानी जो व्यक्ति थी, जो महिला थी, इसी को हम लोग अगर हम कहें कि पीआईएल यानी कि जनहित याचिका की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है सर, जननी। अब अगर हम बात करें तो जनक किसको को मान सकते हैं हम लोग, पीएन भगवती को हम लोग क्या मानते हैं सर, जनक। और हम अगर कपिला हिंगो रानी की बात करें तो इसे हम लोग क्या मानते हैं सर, जननी मानते हैं। इसने सबसे पहली जो पीआईएल थी, यानी कि जो सबसे पहला पीआई का मुद्दा था, हुसनैरा खातून के बनाम बिहार राज्य के कृति किया था 1979 में। जेलों के दयनीय स्थिति को दिखाता है। दयनीय स्थिति मतलब 40,000 लोग ऐसे थे जिनकी सजा पूरी हो गई थी, सजायाफ्त हो चुके थे, लेकिन उनके कोई भी कानूनी सुनवाई नहीं हो रही थी, कहीं भी उनकी जमानत नहीं हो रही थी, कोई उनको पहचान नहीं रहा था, कोई उनके बारे में समझ नहीं रहा था। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1979 में एक रिट दायर करी, किसकी मदद के थ्रू, कपिला हिंगो रानी की मदद से। कपिला हिंगो रानी क्या थी, एक वकील थी, और उन्होंने ये जो अपनी रिट दायर की, ये किसकी पीठा थी, इस पर की थी, पीएन भगवती पर। इसीलिए ये जो पीएन भगवती है, इसको क्या मानते हैं, यानी कि जो हमारे पास पीएन भगवती जी हैं न्यायाधीश, इनको हम लोग क्या मानते हैं सर, जनक मानते हैं। वैसे ही अगर हम कपिला हिंगो रानी की बात करें तो ये एक वकील थी, और इनको हम लोग क्या मानते हैं, पीआईएल का एक जननी मानते हैं। और उसके बाद से जो सबसे पहली जो जनहित याचिका दायर की वो किसने की, हुसनैरा खातून। किसने की सर, हुसनैरा खातून। और कहां की थी सर, बनाम बिहार राज्य के लिए। और कब की थी, 1979 में। अब जनहित याचिका पीआईएल की बात की जाए तो अवधारणा अमेरिका न्याय शास्त्र से ली गई है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को भी अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद से 1960 की बात की गई थी, 1960 में ऐसा शुरू हुआ। फिर भारतीय कानून में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्षों द्वारा विधिक अदालतों में पेश किया जा सकता है। यानी कि ये पीड़ित के द्वारा नहीं होता, पीड़ित के लिए कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था इसे क्या कर सकती है सर, पेश कर सकती है, कहाँ, अदालतों में। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। तो चलिए, अब आपने देखा कि यहां पर, इसको जूम कर देता हूं थोड़ा। अब देखते हैं यहां पर,
चलिए, अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर सही हो गया, ये PIL यानी कि जनहित याचिका की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई एक क्या है, शक्ति है, और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय, बात समझिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इसे दायर किया जा सकता है। किसके द्वारा में? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसको अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसे हम लोग 32 किसके अनुच्छेद में, 32 के अनुच्छेद से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय में, इसके लिए हमारे पास क्या प्रावधान है, 226 अनुच्छेद में। इसमें है सर 226। और यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अनुच्छेद होता है, 32। और जबकि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो हमारे पास कौन सा अनुच्छेद यूज होता है, 226। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो ये न्यायिक है केवल 2 ही जगहों पर कर सकते हैं, केवल और केवल कितनी जगहों पर, 2 जगह तक। एक यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, और एक दूसरा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की जाए। तो हाई कोर्ट में इसे दायर करने के लिए, रेट को बना डालने के लिए या PIL डालने के लिए हमें जो अनुच्छेद यूज करना होता है वो कितना है सर, 226। और जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो भी अनुच्छेद है वो कितना है सर, 32 यानी कि 32 अनुच्छेद है। अब अगर हम बात करें तो यह रिट याचिका अलग है जो व्यक्तियों के संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लिए दायर की जा सकती है। यानी कि जो रिट होती हैं वो पब्लिक या पर्टिकुलर बंदा अपने फायदे के लिए यूज करता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में वो किसके लिए यूज करता है, संस्था यानी कि किसी पर्टिकुलर समाज के हित के लिए या पब्लिक के हित के लिए हमारे पास इसे यूज की जाती है। अब जो जन याचिका की अवधारणा भारत के संविधान अनुच्छेद कितने, 39A में निहित है। अब देखिए यहाँ पर हम किसके अनुच्छेद से कर सकते थे सर, 32 अनुच्छेद के अनुसार इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते थे। जबकि अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 में के अनुसार हम लोग इसमें रिट क्या कर सकते थे, दायर कर सकते थे। लेकिन ये जो अनुच्छेद है यह भारत के संविधान में, कौन से संविधान में सर, 39A में क्या है, निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। यानी कि ये कैसा वर्क करता है, 39 यानी कि मौलिक अधिकारों का जो अगर हनन हो रहा है तो हमें इस बात को यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। कानून की मदद सामाजिक न्याय की रक्षा और विस्तारित किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वे क्षेत्र जहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे प्रदूषण है, आतंकवाद है, सड़क सुरक्षा है, निर्माण संबंधी खतरे हैं, बहुत सारी जगह हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन करके दी हैं। बहुत सारे मुद्दे थे, मैंने आपको ये देखिए पूरे मुद्दे मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर ये इतने सारे मुद्दे हैं जहां पर हम PIL क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। और इन सारे मुद्दों के बिहाफ पर ही हमने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि प्रदूषण है, आतंकवाद है, सड़क सुरक्षा है, निर्माण संबंधी खतरे हैं आदि, मतलब एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने के लिए भारत के लोगों को जनहित याचिका प्रदान की जा सकती है। और इसकी बात करें फीस की, तो जनहित याचिका को जो दायर करने में जो फीस आती है, तो आप सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाकर कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो केवल कितनी रुपए है सर, 50 रुपए है। कितने रुपए है सर, 50 रुपए है। और शुल्क जो है प्रति प्रतिवादी कितना रुपए रहेगा सर, केवल और केवल 50 रुपए शुल्क है, और कोई भी बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। एक जनहित याचिका का विचार यह है कि सरकार को न्याय का सामना करना पड़ रहा है जब यह महसूस किया जा सकता है कि सरकार उनके हित या वेलफेयर के लिए और राइट्स को रिफ्यूज कर रही है। यानी कि जब हमारे किसी भी जो हमारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनका हनन हो रहा है, या उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, तो इन सभी मुद्दों को, जानकारी को हम चाहते हैं, हमारी वेलफेयर में कहीं कमी आ रही है, तो इन सभी मुद्दों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, जनहित याचिका क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। और जनहित याचिका का विचार यह है कि सरकार को न्याय का सामना करना पड़ रहा है जब यह महसूस किया जाए कि सरकार उनके हित, वेलफेयर और राइट्स का रिफ्यूज कर रही है, यानी कि राइट्स को और हेल्प को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है सबको, मेरी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। जनहित याचिका की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा छोटा है। तो जनहित याचिका के माध्यम से दायर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मोरल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। तो कब किया जा सकता है जनहित याचिका
किस माध्यम से दायर की जाएगी? जब हमारे मोरल्स और फंडामेंटल राइट्स का जो अगर उल्लंघन हो रहा है या किसी तरीके से हमारे पास इनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। अब हम हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं ये कैसे, तो हमें इस सारी चीज़ों को जानकारी को अधिकार है। अगर हम कहीं रह रहे हैं या हम कहीं बसना चाहते हैं और हमको मना किया, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो भी राइट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से हमको ध्यान रखना होगा और हम इसके लिए पीआईएल दायर कर सकते हैं। गरीबों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जो गरीब हैं उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और उनको जो सताया और परेशान किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। एक पब्लिक ड्यूटी का संचालन करने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी को फोर्स करना, अगर हमारे पास कोई गवर्नर पॉलिसी को परफॉर्म करना, अगर हम देख रहे हैं कोई अधिकारी कहीं भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा या कहीं पर भी कोई भी चीज़ें सही नहीं हो रही, तो इन सभी मुद्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, और इन सभी मुद्दों पर हम जनहित याचिका क्या कर सकते हैं सर, दायर कर सकते हैं। बात सबको उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका का महत्व, अब जनहित याचिका का महत्व की बात की जाए तो जनहित याचिका का उद्देश्य आम लोगों की कानूनी सहायता प्राप्त कर अदालतों तक पहुंच प्रदान करना है। तो सबसे पहली बात है कि जो जनहित याचिका है वो क्या करती है कि एक्चुअल में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जनहित याचिका का जो हमारे पास काम है वो क्या है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को हम आसानी से हल कर सकें और अदालतों में जा सकें, और अदालतों में जाने के बाद जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, और हमारे पास जो साधन है वो क्या किया जा सके, आसान बनाया जा सके। कैसा बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। इसलिए हमारे पास जनहित याचिका का सबसे ज्यादा वैल्यू है। अब जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। अब आप देखते हैं कि कोर्ट जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो वहां पर जब धीरे धीरे प्रोसेस होता है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जनहित याचिका में ऐसा कुछ नहीं है। जनहित की बात की जाए तो जनहित याचिका जब आप पीआईएल दर्ज करेंगे तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बैठे लोग हैं या न्यायाधीश हैं, उनको इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बेहतर निर्णय लेना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब अगर हम बात करें जनहित याचिका का मूल उद्देश्य गरीबों और हंसियों वर्गों के लोगों के लिए न्याय सुलभ और न्याय संगत बनाना है। तो जनहित याचिका का मेन मतलब क्या है सर, जो गरीब लोग हैं, जो हंसिए लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, कोई संस्था आगे आती है और उनकी मदद करना चाहती है, तो वो पीआईएल के माध्यम से उन व्यक्तियों की मदद क्या कर सकती है, कर सकती है। अब अगर यह राज्य संस्थानों जैसे जेलों, आश्रमों, सुरक्षात्मक घरों आदि न्यायिक निगरानियों में मदद करता है। अगर हमने देखा कि बहुत सारे कोई आश्रय हैं जहां पर सही तरीके से गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो हम पीआईएल दर्ज कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि उसको सही किया जाए, और सही करने के साथ साथ हमें रिपोर्ट बताई जाए कि कैसा चल रहा है। अब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है पीआईएल, विकास और कानून के नियम को बनाए रखने और कानूनों और न्याय के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करने का एक आवश्यक साधन है। अब देखिए, कानून और न्याय के बीच जो संतुलन है वो संतुलन बना रहे, यानी कि कानून की भी लोग उतनी ही वैल्यू दें और कानून की वैल्यू के साथ साथ ध्यान रखें, तो जो हमारे पास कानून है और न्याय व्यवस्था है उनके बीच बराबर का तालमेल बना रहे या बराबर का संतुलन बना रहे, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या है, यूज़ किया जाता है। अब जनहित याचिकाओं की प्रारंभिक विचार गरीबों और हंसियों को के उपलब्ध लोगों को न्याय दिलाना है। किसको सर, प्रारंभिक विचार हमारा क्या है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात करनी है। उसके बाद से आगे हम बात करें मानव अधिकारों को उन लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिन्हें अधिकारों से वंचित किया जाता है। किससे वंचित किया जा सकता है सर, अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, जिनको जो एक्चुअल उनके अधिकार थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उन अधिकारों के प्रति भी वो पीआईएल दर्ज कर सकता है और रिट दायर कर सकता है। बात तो है। अब अगर हम बात करें तो अगला, अब अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जनहित याचिकाओं की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह सभी के लिए न्याय का लोकतंत्रीकरण करता है, और कोई भी नागरिक कंपनी, इसको नागरिक और या कंपनी उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकती है जिनके पास साधन नहीं है। यानी कि ये वास्तविकता में क्या है कि उनके लिए है, जैसे आदिवासी लोग हैं या
सारे लोग हैं, ट्रिब्यूट हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके पास एक्चुअल में जो रियल साधन होने चाहिए वह रियल साधन नहीं है, और रियल साधन नहीं है तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और मदद करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है तो हम एक जनहित याचिका के माध्यम से उनकी व्यवस्था करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब आगे हम बात करें इसके अतिरिक्त यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। पीआईएल की शुरुआत विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक समर्थन की पुष्टि की जाती है। जनहित याचिका गुणवत्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने और एक व्यापक गुंजाइश पैदा करती है। ठीक है। अगला बात करेंगे हम समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। देखिए बार बार यही बात हो रही है कि मौलिक अधिकारों के अर्थ को विस्तार करके मानव अधिकारों की एक नई व्यवस्था का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। यानी कि कुल मिलाकर सीधी सी बात है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है या हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है तो उन सभी जानकारियों को हमें ध्यान में रखते हुए या उन सभी जानकारियों को हमको समझते हुए या मौलिक अधिकारों का हमारा हनन हो रहा है तो हम पीआईएल यानी कि जनहित याचिका का उपयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इस पद्धति में मानव अधिकारों पर किक टेस्ट, फ्री लीगल हेल्प, गरिमा और एजुकेशन इसके राइट्स हैं। ये राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के माध्यम से उनके परफॉर्म के लिए कोर्ट को आरंभ करने के लिए लीगल सहायता प्रदान करता है। कोर्ट को कैसी सहायता प्रदान करता है सर? लीगल सहायता प्रदान करता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। न्याय तक पहुंचकर लोकतंत्रीकरण ट्रेडिशनल रूल्स को रिलैक्स करके हासिल किया जा सकता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल रूल्स चल रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड पर लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। स्पिरिट सिटीजन या सोशल वर्कर ग्रुप एब्यूज करने वाले लोगों को कोर्ट को संबोधित कर सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास कोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और हम एक रिट को क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं और इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें तो जनहित याचिका के लाभ की बात की जाए तो ये क्या है, यह सबसे पहली जो हमारे पास जो फायदे हैं वो क्या है कि हमारे पास कानून को क्या करता है, स्पष्ट करता है। यानी कि जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी पास समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझने या लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है, और शक्ति प्रदान करता है यानी कि कानून को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही तरीके से बताता है। न्यायाधीश को कानून की व्याख्या करने की अनुमति देकर कानून की सहायता और विकास करना है। कमजोर लोगों को एक प्रमुख मामले को खुलकर आवाज देना। अब देखिए जो कमजोर लोग होते हैं, जो अपनी आवाज को मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं, वो अपनी आवाज को सही मुद्दे को सही तरीके से उठाएं, और इन सभी चीजों के लिए खुलकर आवाज देना। इसके अलावा राइट्स की एडवोकेसी करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि हमारे पास ये अधिकार आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जनहित याचिका एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से हमारे पास अगर कोई किसी तरीके की समस्या है या समस्याओं में से कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोगों को क्या करना है कि उसको फुलफिल करना है और देखना है कि हमें उससे क्या मदद मिल रही है, क्या हेल्प मिल रही है, तो हम हेल्प ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमारे पास अगर हम बात करें कि हम लोग कमज़ोर हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमज़ोर हैं और उनकी हम मदद करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पर भिखारी बहुत सारे रहते हैं, शेल्टर होम बनाए जाते हैं, उसमें देख रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को हमें जज करने के लिए या सभी चीज़ों को देखने के लिए जो हमारे पास खुलकर आवाज़ उठाने देखने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वह कौन प्रदान करता है सर? वो एक्चुअल में देखा जाए तो जनहित याचिका प्रदान करती है। अब आगे हम बात करें, सतर्क नागरिक को एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सकता है क्योंकि कोर्ट फीस का नॉमिनल रेट है। मतलब अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया कितने रुपए है सर? 50 रुपए प्रतिवादी है। यानी कि एक व्यक्ति एक वाद के लिए 50 रुपए ही देने हैं, बहुत ज्यादा नहीं देने। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सतर्क नागरिक यानी कि जो सही है, समझदार हैं, जो यानी कि अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सकता है क्योंकि कोर्ट फीस कुछ भी नहीं है। कितना केवल है? केवल 50 रुपए है। कितने रुपए है सर? केवल 50 रुपए है।
एलिजिबिलिटी कंसिडरेटी कर सकते हैं, मेजर पब्लिक मुद्दों के बारे में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर वेलफेयर और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी शामिल है, यानी कि हम गवर्नमेंट से कभी भी किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं रिट दायर करके कि हमें बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमें इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका मुद्दा। अब देखिए, कभी कभी हमारे पास लाभ है, महत्व है, फायदे हैं, तो इन्हीं सभी चीजों का लोग क्या करते हैं सर, इन्हीं सभी चीजों का लोग क्या करते हैं सर, दुरुपयोग भी करते हैं। क्या करते हैं सर, दुरुपयोग। और इस दुरुपयोग से बचने के लिए, इस दुरुपयोग से हमें बचने के लिए क्या करना है, कुछ बताया गया। तो अदालत लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक तो पहले से ही अदालतों में बहुत सारे मामले ऐसे थे जो बहुत सारे मामले ऐसे थे जो लंबित थे या जो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि लोगों ने जनहित को गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी। 50 रुपए थी नॉमिनल फीस थी, जो नहीं वही पीआईएल, जो नहीं वो वही व्यक्ति पीआईएल दर्ज करने लग गया। अब ऐसे करने से क्या हुआ, अदालतों पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि अदालत में पहले से ही खुद के मामले थे और ऊपर से ये पीआईएल का एक नया झाम शुरू हो गया। तो अदालत ने कहा कि भाई ये सही नहीं है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, दुरुपयोग हो जाएगा। और इस दुरुपयोग से बचने के लिए वर्ष 2010 में, कब सर, वर्ष 2010 में, यानी कि 2010 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, किसने सर, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अपराधिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं को पर काफी क्या करी है, नाराजगी जाहिर की। उसने कहा कि जो नहीं वही व्यक्ति 50 रुपया खर्चा करके पीआईएल दर्ज किए दे रहा है, पीआईएल दर्ज किए दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है। जनहित याचिकाओं को प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या, अब हमें किसी से प्रतिस्पर्धा है या हमें कुछ दिक्कत है, तो हमने उससे क्या कहा कि भैया दिक्कत है, तो दिक्कत है, तो अब उसने कहा कि क्या करें भैया, उसने कहा तुमसे मुझको समस्या, उसने कहा पीआईएल दर्ज कर दो। अब पीआईएल दर्ज कर दिया, अब वो बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, यह बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसी दुरुपयोग को घटाने के लिए या हटाने के लिए वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत आपराधिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त की और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। क्या निर्देश दिए, बात को समझते हैं सर। जनहित याचिका के कारण प्रतिस्पर्धियों के अधिकारों की समस्या, जनहित याचिकाओं की कार्यवाही कभी कभी प्रतिस्पर्धा अधिकारों को समस्या करती है, जन्म देती है। तो ये सारी चीजें जो करती है, इसको भी उसने क्या किया, हटाया कि नहीं भैया ये सही नहीं है। उदाहरण के लिए जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद कराने का आदेश देती है। अब अगर हम बात करें तो जब न्यायालय ने, एक एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं कि जो एक एग्जाम्पल्स है कि जब न्यायालय ने क्या किया कि एक उद्योग था, उसे क्या कहा एक उद्योग था, उस उद्योग से कहा कि इसने कहा ये सही नहीं है, ये बहुत सारा प्रदूषण फैला रहा है और इसे क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसको बंद करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कामगारों और उनकी आजीविकाओं से वंचित उनके परिवारों के हितों को न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा जा सकता। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपने देखा कि एक्चुअल में क्या चल रहा था कि एक फैक्ट्री थी, उसमें बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा था और उस प्रदूषण को फैलाते समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, और रिट दायर कर दी। कई सारे लोगों ने, कई संस्थानों ने रिट दायर कर दी। गवर्नमेंट ने उठाकर क्या किया, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। अब जब फैक्ट्री को बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कामगार हैं, वो क्या होंगे, परेशान होंगे और उनके हितों का हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो एक तरफ तो हमने उनके फायदा पहुंचाया, जबकि दूसरी तरफ उनका हमने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, और इस नुकसान को हम कैसे भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कुछ और मामले हैं जिसमें हमारे पास जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जन का दुरुपयोग बढ़ रहा है, ये वही लाइन थी। अब अगर हम बात करें वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत आपराधिक मांगों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त की और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालत को कुछ दिशा निर्देश क्या किए हैं, जारी किए हैं। और जारी किए हैं तो इसमें यहां पर जो सबसे पहला जिसने ये बात करी वो कौन थे सर, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरोबजी। कौन थे सर, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली
सोरोबजी की राय में जनहित याचिका का दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कितने नियम बनाए गए सर? 3 बुनियादी नियम बना दिए गए। कितने बुनियादी नियम बना दिए गए? 3। यानी कि ये 3 नियम फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनको नियम को आप फॉलो ना करें और काम चल जाए आपका। पहले, संदिग्ध जनहित याचिका का उपयोग उपयुक्त मामलों में अनुकूल लागत का अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे मामले जहां महत्वपूर्ण परियोजनाओं या सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, ऐसी याचिकाओं को भी क्या कर दिया जाएगा? निलंबित। यानी कि कोई भी समस्या थी वो बहुत दिनों बाद जब जागे तभी सवेरा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो बहुत दिनों तक चीजें हो चुकी हैं, बहुत दिनों से चीजें चल रही हैं और उसके लिए आप जनहित याचिका दायर करेंगे तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि जनहित याचिका का अंततः खारिज कर दिया जाता है तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसा कि याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना या हर्जाने को कवर करना है। यानी कि उन्होंने 3, यानी कि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरोबाजी ने क्या किया कि 3 बुनियादी नियम लगा दिए। कब? 2010 के बाद से। और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती के जो कोई भी दुरुपयोग कर रहा है तो इस तरीके के जो पीएलआई हैं उनको डायरेक्ट क्या कर देना चाहिए? जनहित याचिका को डायरेक्ट खारिज कर देना चाहिए। और खारिज करने के बाद इन सारी चीजों के बारे में बात की गई। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका के कारण प्रतिस्पर्धा अधिकारों की भी समस्या थी। क्या समस्या थी? जनहित याचिकाओं की कार्यवाही कभी कभी प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या को जन्म दे देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद कराने का आदेश देती है तो क्या होती है? आजीविका से वंचित उनके परिवारों को न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम एक तरफ कहीं उनको फायदा पहुंचाएंगे तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करें तो जनहित याचिका में विलंब, तो देखिए, अगर अब हम बात करें तो शोषित और वंचित समूह से संबंधित जनहित याचिकाएं कई वर्षों से क्या है? लंबित हैं। और जनहित याचिका के मामलों को निपटान अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय अव्यवहारिक या अक्रियात्मक मूल्य के हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जनहित याचिका में क्या कर रहे हैं कि जो शोषित लोग हैं उनके लिए हम विलंब नहीं कर सकते और तेजी से इस चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ पॉइंट्स हैं हमको ध्यान रखना है। पोजीशन बेसिस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका फाइल की जा सकती है और दोनों अदालतें जनहित याचिका की समस्या को समाधान करने की क्या रखती हैं? शक्ति रखती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जनहित में जारी किया गया कार्यस्थल यौन उत्पीड़न का 75% हिस्सा ओंग लिंग, पीछा करना, गपशप, अनवेलोकम टच, यौन एंगेज, पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक पोर्न, यौन भाषा, यौन टिप्पणी और इशारों के बारे में है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग जनहित का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकती है क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं और 75% के उत्पीड़न के जो मामले हैं वो यहीं पर क्या होंगे? सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 उपयुक्त अपराधों से निपटने के लिए पेश किया गया। तो एक नया नियम बना 2013 में और उसे हमें यौन के लिए या महिलाओं से जो उत्पीड़न हो रहा है उनकी सभी की व्यवस्था के लिए ये नए मामले बनाए गए। घरेलू हिंसा में से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए किया गया है। तो अभी आप देखिए बहुत सारे मामले हैं जो 2013 में बनाए गए, लेकिन उसके पहले भी एक कानून आया था 2005 जो घरेलू हिंसा और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है बात? सबको समझ में आई होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिछले साल के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हुई भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? तो अगर मैं बात करूं तो जनहित याचिका की शुरुआत तो 1980 से हुई, लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हैं कि 1980 नहीं है। तो एक्चुअल में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1970 से 1980 के बीच में हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 ऑप्शन है, तो हम यहां पर 70 ऑप्शन क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है अगर 1980 दिया हुआ है तो हमेशा हमें याद रखना है एग्जाम्स में पहला क्वेश्चन में अपना आंसर क्या लगाना है? 1980 यानी कि 1980 लगाना है। लेकिन अगर 1980 नहीं दिया है तो फिर हम 1970 लगा सकते हैं और इससे हमारा काम चल जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, बोलो हाँ या ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला 1998 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर
कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूचित किया और इन दिशा निर्देशों को संशोधन कब किया गया। तो भाई संशोधन कब किया गया, तो संशोधन की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, 2007 में। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 2007 में एक संशोधन किया गया, के माध्यम से ये सारी चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, आपको मैंने बताया था। अब जनहित याचिका संविधान में कौन से भाग में है। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका जो है वो संविधान के कौन से भाग पर है, अगर हमें ये डिस्कस करना है तो हमको बता दूं कि यहां पर जो है वो तीसरे भाग में है। कौन से भाग में है सर, तीसरे भाग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनहित याचिका पीआईएल किसके साथ संबंधित है। पहला, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक पवित्रता, किसके साथ अगर अब हम बात करें तो है संबंधित है। तो अगर हम यहां पर देखें तो याद रखना है कि न्यायिक सक्रियता की बात की गई है यहां पर। तो आपने देखा कि पीआईएल जो हमारे पास धीरे धीरे कार्य हो रहे थे, उन कार्यों को तेजी से हो, इसलिए तेजी से होने के लिए यानी कि सक्रियता बढ़ाने के लिए ही पीआईएल का यूज किया गया है। तो याद रखेंगे यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगर हम बात आगे करते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी। तो अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। तो सबसे पहले की बात की जाएगी तो हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला वाला है वो क्या है, हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर उनकी वकील ने भी उसकी मदद की थी, हिंगो रानी जी ने। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे जाता है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती या कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पीएन भगवती कनिया, न्यायमूर्ति सिकरी एन भगवती, न्यायमूर्ति अय्यर और न्यायमूर्ति सिकवरी। तो ये आपको पता है न्यायमूर्ति पीएन भगवती है, और पीएन भगवती के साथ अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या है सर, कृष्णन अय्यर। कौन है सर, कृष्णन अय्यर, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। अब हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, बंधुआ मजदूरी, पारिवारिक पेंशन, हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति। तो जनहित याचिका में कौन सा जो मामला है जो सम्मिलित नहीं है, ये मैंने आपको बहुत सारे मामले बताए थे, जिसमें से आपको मैंने शिक्षण जैसा कोई भी मामला नहीं बताया था, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। उसके बाद से जनहित याचिका की दायर की जा सकती है, कहां पर दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में। तो मैंने आपको बताया कि जो जनहित याचिका है वो दोनों जगहों पर दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने बताया था कि उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही होगा। अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश चीफ मैजिस्ट्रेट कौन थे। तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो पहले चीफ थे वो कौन थे, हीरा लाल जे कानिया थे। तो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन यहां से नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या थे, हीरा लाल जे कानिया थे। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका का मतलब क्या है। तो जनहित याचिका कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा है, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश है। तो अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमने पहले भी बताया था कि यह पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं दायर किया जा सकता या पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं मुद्दा उठाया जा सकता, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा है, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन सी होगा। और यह बिल्कुल निश्चित रूप से क्या होगा सर, सही होगा। अब हम बात करते हैं 11वां, तो जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो अगर हम बात करें तो जनहित याचिका की शुरुआत संसदीय एक्ट के द्वारा की गई है, सर्वाधिक संशोधन के कारण की है, न्यायिक पहल के द्वारा की है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा सर। तो अगर हम बात करें तो जनहित याचिका की शुरुआत वास्तविकता में न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी, यानी कि यहाँ पर अगर मैं पीएन भगवती जी को कहूँ तो उन्होंने इस चीज की बात की थी और न्यायिक तक से न्याय के लिए ही इस पीआईएल की शुरुआत की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौहान मामला प्रकाश में कब आया था सर। उत्तराखंड उत्तरांचल के लिए और बलराम सिंह
चौहान का एक मामला था, वो कब मामला सामने आया था? तो आपको मैं इसके लिए बता दूं कि सर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका मामला जो आया था वो कब आया था सर? 2010 में आया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही होगी। अब चलिए 12 क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास किस दशक में हुई? तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अमेरिका से लूं तो 1960 की बात की जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अमेरिका से इसे शुरू किया गया था और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगर हम बात करें तो पीआई आलास किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है? शिक्षा के क्षेत्र में, कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में? तो अगर मैं बात करूं तो इस समय पीआईएल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीति के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा, और इन सभी उपयोगों के लिए ही इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? राजनीतिक क्षेत्र में। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है? तो पीआईएल को सामाजिक हित याचिका, सामाजिक क्रिया याचिका, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं, आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप याद रखेंगे कि पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक हित याचिका के नाम से भी जाना जाता है, और किसके नाम से जाना जाता है? जाना जाता है और सामाजिक क्रिया याचिका के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि दोनों। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो जनहित याचिका की अवधारणा किस उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो आपको भी पता है कि इसकी जो हमने मुख्य धारणा ली थी वो कब से ली थी सर? अमेरिका से ली थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 16 क्वेश्चन डिस्कशन किए पीआईएल के मामले से, और हमारा आज का जो टॉपिक था मानसिक अभियोक्ता यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें आज हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।